राजनीतिक दल परोसेंगे मुद्दे। मैं आप सभी को साथ लेकर चलूंगी और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगी। जन के मुद्दों पर होगी वोटिंग। उन्होंने जो वादा किया कि पिछले अपने घोषणा पत्र में हम या तो नौकरी देंगे उनको, और नौकरी नहीं दे सके तो घर बैठे 3,500 रुपये जो है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन एक भी वादे को उन्होंने इससे पूरा नहीं किया है। किस मुद्दे का कितना मादा? किस मुद्दे पर होगा मुकाबला? किस मुद्दे पर होगा मैंडेट? बाई इलेक्शन का मुद्दा सिलेक्शन। कौन करेगा कमाल? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। अगला एक महीना राजनीतिक लिहाज से राजस्थान में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 3 सीटों के उपचुनाव न केवल विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से इस समय कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, बल्कि इसलिए भी कि आधा कार्यकाल कर चुकी सरकार के कामकाज से भी इनके नतीजों को जोड़ा जाएगा। इसलिए तीनों सीटों को लेकर दोनों पार्टियां बहुत फूंक कर कदम रख रही हैं। न केवल भाजपा कांग्रेस, आरएलपी की भी कोशिश है कि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। कांग्रेस ने सहाड़ा के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी और सुजानगढ़ से दिवंगत विधायक भंवरलाल मेघवाल के पुत्र को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी पर राजसमंद से दांव खेला है। आज कांग्रेस ने गुटबाजी के आरोपों पर विराम लगाते हुए इन सीटों पर एकजुटता दिखाकर शक्ति प्रदर्शन किया। मतदान 17 अप्रैल को होगा और तय है कि मौसम में बढ़ रही गर्मी के साथ सियासी गर्मी का पारा भी चढ़ने वाला है। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि क्या सहानुभूति का फायदा ले पाएंगे उम्मीदवार, आरएलपी की दावेदारी से कैसे प्रभावित होने वाले हैं ये चुनाव, और क्या उपचुनाव के नतीजे हार जीत से आगे भी कोई नतीजे देंगे। हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, राजनीतिक विचारक हैं। राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। महिपाल महला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आरएलपी के प्रवक्ता हैं। और ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले राखी राठौड़ मैडम आपके पास और स्वर्णिम जी आप दोनों के पास पहले रुक करता हूँ। राखी जी, आप ये बताइए कि 1 से 3 की छलांग आप कैसे मारेंगी, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपके लिए और भी बड़ी चुनौती है, सत्ता में है, आपको 2 से 3 पर जाना है। पहले राखी राठौड़। देखिए जेपी शर्मा जी, जैसा आपने कहा कि आधा कार्यकाल जो है वर्तमान सरकार का निकल चुका है और लोग अब देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा जनता के सरोकार से कोई कार्य नहीं किया। इनका अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पाए जिससे कि आम जन का काम हो पाता। सबसे बड़ी बात जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। राजस्थान जो कि एक पीसफुल स्टेट के फॉर्म में अपनी पहचान रखता था, और आज स्थिति ये है कि पिछले 2.5 साल के अंदर 6,14,000 केस जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो ना थानों में सुरक्षित है, ना अस्पतालों में, और ना ही अपने घर में सुरक्षित है। तो लॉ एंड ऑर्डर, बिजली के बिल में लगातार बढ़ोतरी और इनके घोषणा पत्र में किए हुए संपूर्ण कर्ज माफी की जो बातें इन्होंने कही वो जनता ने देखी, और उनके दम पर हम लोग जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने वादा खिलाफी कर 1 से लेकर 10 तक की गिनती इनके युवराज गिन के गए, लेकिन वो काम इन लोगों ने नहीं किया। और इसी दम पे भारतीय जनता पार्टी इन तीनों जगहों पर अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अगर कर्ज माफी एक मुद्दा है तो किसान आंदोलन मुद्दा क्यों नहीं होगा? अगर बिल्कुल कानून व्यवस्था एक मुद्दा है तो फिर महंगाई एक मुद्दा क्यों नहीं होगी? सर, पेट्रोल डीजल के भाव जो है स्टेट के अंदर अपन जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कंट्री के अंदर कहीं है तो हमारे यहीं पे ही है। किसानों की अगर बात करें तो सर ये बताइए, किसानों की हितैषी अगर ये सरकार है और कहती है कि एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए, तो जरा राजस्थान सरकार 23 फसलें ऐसी हैं जो कि एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए, अनाउंस करें ना एक फसल, कि हम भी एक उदाहरण पेश करें और एक फसल को एमएसपी पे ले। कृषि आयोग की गठन नहीं कर पाए, बीज निगम नहीं हो पाई, फसल बीमा में अपना पार्ट नहीं पे करने की वजह से लोगों को लेट हुआ मिलने में पैसा। किसान कलेवा योजना इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने बाजरे के लिए जो रिकमेंडेशन यहाँ से फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से जानी थी जिसमें कि एमएसपी पे खरीद होती, वो अभी तक डिमांड वहां नहीं भेजी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ये सब आप लेकर गए क्या राखी मैडम? पिछले 2.5 साल में आप लोगों के बीच में लेकर गए ये चीजें कभी? बिल्कुल, बहुत दमदार तरीके से, प्रभावी तरीके से जी, ये दावा कर सकती हैं आप?
भी निश्चित तौर पे किसानों को सब मालूम है। आज मंडियों पे जब किसान जाता था तो कलेवा योजना के माध्यम से वहां पे सस्ता खाना उन्हें मिलता था, लेकिन बंद करा दिया गया। आपने देखा कि अन्नपूर्णा रसोई भी वैसे ही बंद हुई और इंदिरा रसोई चालू हुई। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बीमा योजना आप देखिए ना, 2.5 साल के अंदर बीमा योजना बंद करने के बाद में फिर से उसको रीस्टार्ट किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बंद करके रीनेम करके वापस लॉन्च करने का काम जो सरकार ने किया है वो कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने है। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए जेपी जी, राजस्थान ने अभी एक बड़ा ही महामारी का दौर देखा है और हमारी सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल था उसमें 1.25 वर्ष करीब जो है इस महामारी काल में आम जनता को बचाने, इनके रोजगार बचाने और इसमें निकला। सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि इस दौरान हमने न सिर्फ मुफ्त दवाएं बल्कि लोगों को जो जिनके पास खाने को नहीं था उनको खाने के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। इसके अलावा 35 लाख करीब ऐसे लोग थे जिनको सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया। कोविड मैनेजमेंट चुनाव में एक मुद्दा रहने वाला है। मैं दूसरी चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनहितैषी ये सरकार है, आज हमने ये व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति यदि पीड़ित है तो वो थाने में जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, उसकी एफआईआर दर्ज होगी। और यही सरकार है हमारी सरकार जिसने पीड़ित को न्याय दिलवाया और जो अपराधी हैं उनको फांसी के तख्ते से लेकर के जेल के सलाखों के पीछे भिजवाया। ना कि पिछली सरकार के दौरान बहुत मुद्दे हुए थे जिनमें हमने भी आंदोलन किया और सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए अपने वादे से, जिसमें डेल्टा मेघवाल प्रकरण प्रमुख है, सीबीआई से जांच कराने की बजाय उसको जांच न कराना और अपराधियों को बचाने का कार्य किया। इसके अलावा और कई मैं मुद्दे गिना सकता हूं। हमारी ये अगर आप देखेंगे पिछली सरकार के दौरान ही था, अखबार में सुर्खियां रहती थी कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं। आज तो हमारे कम से कम न्याय दिला रहे हैं, हमारी पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे हमने जितने रोजगार आपने दिए पिछली सरकार के दौरान, 5 वर्ष के दौरान मात्र 1.5 लाख आपने जो है नौकरियां दी थी। हम 1,76,000 नौकरियां तो अभी पाइपलाइन में जिनकी लगने वाली हैं। अगर ये कोरोना महामारी का संकट न गहराया होता पिछले 2.5 साल से अभी आप क्या गिनाएंगे? अभी तो आप केंद्र के ऊपर आप हमलावर हैं। देखिए केंद्र के ऊपर इसलिए हमलावर हैं, ट्रेंड कुछ इस तरह का हो गया है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सही है तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए केंद्र लोगों में अब ये एक अलग तरह की समझ डेवलप हो गई है कि यहाँ वो किसी और को भी चुन सकते हैं, वहाँ किसी और को भी चुन सकते हैं। यहाँ आपको लाए ना केंद्र में, फिर इनको 25 की 25 सीटें दे दी। देखिए केंद्र में 25 की 25 सीटें देने के बावजूद जो हमारी योजनाएं थी यूपीए सरकार के दौरान, जो योजनाएं बनी थी जिनमें सबसे बड़ा जो था ये बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेल मार्ग था, वो बंद किया गया। भीलवाड़ा में जो है अभी मेमू केच फैक्ट्री है उसको ड्रॉप किया गया। कोई प्रोग्रेस रिफाइनरी के लिए नहीं हुई। और आप देखेंगे केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण रोजगार मिलना तो दूर, करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार गंवा दिए। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आज आप अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए, गैस के दाम आप देखें जिस प्रकार से बढ़े हैं, अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए आम आदमी जो है आज संघर्ष कर रहा है और उसका सहारा बने हैं हम। यहाँ पे राजस्थान में हमने न सिर्फ सभी वर्गों को छुआ बल्कि सबके लिए कार्य किया। और आप देखेंगे चाहे कृषक हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे छोटे उद्यमी हो, सबके लिए हमने कार्य किया और रोजगार सृजन का हम कार्य कर रहे हैं। वरना ऐसी भी सुर्खियां मिलती थी। अगर आप देखेंगे राजमहल से चलने वाली जो सरकार थी पिछली, उस सरकार ने राजमहलों में जयपुर में ही घटनाएं ताले लगाए और 4 दिन बाद खोले। आज तक किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारे कार्य जो है हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ न्याय दिलाने के। ठीक है, ओम सैनी साहब आपके पास अभी आ जाता हूँ राखी जी। ओम सैनी साहब, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि क्या कानून व्यवस्था, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें और किसान आंदोलन, इनसे ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं, या फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन, कास्ट इक्वेशंस वहाँ पे क्या है, किस तरह की बगावत है, किस तरह की भीतरघात है, उसको किस तरह से कैश किया जा सकता है, इससे चुनाव लड़े जाते हैं? ओम सैनी साहब। ओम सैनी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। वरुण पुरोहित साहब, राजनीति को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं आप, कई दशकों से, कई वर्षों से। यहाँ निश्चित तौर पर जो मुद्दे होते हैं उनकी भी प्रासंगिकता होती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अलग अलग चुनाव में अलग अलग स्तर पर उनका प्रभाव देखा जाता है। ये जो उपचुनाव हैं इसमें इन बातों का महत्व है या इससे ज़्यादा, इसके बराबर, इससे थोड़ा कम, उन चीज़ों का महत्व जो मैंने अभी बोली?
देखिए, दोनों चीज़ों का महत्व है। महंगाई, रोटी रोजगार का संकट है इस समय बहुत ज़्यादा। केंद्र सरकार का इकोनॉमिक फेलियर भी है, राजस्थान सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है, और बिजली के बिल जो इन्होंने बढ़ा दिए उसका भी, मैं उनको दोनों मुद्दों को जनता समझ रही है। लेकिन वसुंधरा जी का जो इस समय बिखराव इनके बीजेपी में, वसुंधरा जी का फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा। हनुमान बेनीवाल का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। 2000, 5000, 10,000 वोट भी उनके कैंडिडेट काटेंगे। लेकिन अशोक गहलोत जी का जो राजनीतिक चातुर्य है, राजनीतिक मैनेजमेंट है, और सचिन पायलट जो आज उनके साथ आ गए, आप देखिएगा, मुझे लगता है इन दोनों की जो युति है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। लेकिन तीनों सीटों पे अलग अलग, तीनों जो विधायक जिनके अल्प काल में मृत्यु हो गई, तीनों ही धाकड़ नेता थे अपने इलाके के, उनके जो परिवार के सदस्यों को टिकट दी गई है, वो कितनी सहानुभूति उनको पक्ष में कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, लोकल जितनी पकड़ होती है कास्टिज्म की या लोकल नेताओं की, जितना एकजुट जो पार्टी दिखेगी आपको उस पक्ष में वो फैसला जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट फेल है, रोटी रोजगार फेल, ये भी जनता समझती है। राजस्थान सरकार ने भी बिजली के बिल, और अभी आप देखिए स्कूल फीस का मुद्दा भी राजस्थान सरकार ने नहीं सुलझाया है, और लॉ एंड ऑर्डर में भी मैं नहीं समझता कि पूरे 100% सफल है। ये फैक्टर राजस्थान सरकार के भी अगेंस्ट है। लेकिन क्योंकि वसुंधरा जी इतनी सक्रिय नहीं है, बीजेपी बिखराव है, अशोक गहलोत जी राजनीतिक मैनेजमेंट में दक्ष हैं, ये फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा। हनुमान बेनीवाल की भी लोकल पकड़ युवाओं में अच्छी है, वो कितने, उन्होंने कैंडिडेट्स भी ठीक दिए, वो कितने वोट काटते हैं, किस पार्टी के काटते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस उपचुनाव। ठीक है, ओम सैनी साहब पैच हो गए, उनके पास जाएंगे। राखी राठौड़ कुछ कहना चाह रही थी, आप पहले अपनी बात बोलिएगा, फिर मैं एक एक सीट के ऊपर बात करूंगा, बहुत संक्षेप में। सर एक्चुअली स्वप्निल जी ने जो अभी, स्वर्णिम जी ने सॉरी, जो बात कही उसमें एक एक मुद्दे की मैं बात करूंगी। रोजगार की अगर बात कर रहे हैं तो स्टेट का जो रोजगार का CMI की रिपोर्ट है वो 27.1% है, जबकि देश का 7.1% है। इन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की। विधानसभा में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस ध्यान होगा कैलाश बोरा वाला, जिसको बर्खास्त करने की बात कही, लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के कि किस तरह से ये प्रोसेस फॉलो होता है, आज उनको वॉलंटरी फोर्सफुल रिटायरमेंट दे दिया गया। इन्हीं सारे परिलाभ उनको दे दिए गए, तो ये न्याय है क्या? साथ ही इन्होंने ये कहा कि भीलवाड़ा का टेक्सटाइल फार्म, मैं बताना चाहूंगी, जो टेक्सटाइल आप यूनिट की बात कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट यहां से गया ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और इसीलिए वो फेल हुआ। फ्रेट कॉरिडोर जो है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, वो लगातार जो यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन मोदी जी ने उसे कंप्लीट किया। सर सुन लीजिए, आपकी हर बात का जवाब। कोरोना काल में जिस तरह से ये अपनी पीठ थपथपाते हैं खाद्य सुरक्षा का, जिसके माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचाया गया, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था। स्वर्णिम जी, इसको एक्सेप्ट करना होगा आपको कि वहां से नवंबर तक का बिल्कुल नहीं, जो महिपाल महिला बात कही, वो वर्ड टू वर्ड मैंने उसकी बात बता दी, आप गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं जेपी जी। हमने जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जो लोग आते हैं, उसके अतिरिक्त लोगों से आए हुए चीजों देने के बाद अतिरिक्त लोगों को हमने खाद्य उपलब्ध कराया। चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे धोबी की दुकान लगाता हो, कोई नाई की खड़ी लगाता हो, चाहे रेहड़ी पट्टी लगाता हो, को हमने दिया। इसलिए नहीं है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महिपाल महिला। सुनिए महिपाल महिला, एक मिनट सवाल सुन लीजिए मेरा। हनुमान बेनीवाल जी को लेकर यूथ में जबरदस्त अपील है, ये सब मानते हैं। आपने जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है उसको लेकर के भी ये है कि आपने ये देखा है कि नब्ज कमजोर किस जगह पर है, वहां पर प्रहार किया जाए। आपके जो राजनीतिक मित्र और राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहाँ बैठे हैं, इनकी पार्टियां ये मानती हैं कि आप वोट तो काटेंगे लेकिन आप उसको सीट में तब्दील नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्यों? कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी भी 2 धड़ों में चुनाव लड़ रही है। एक धड़ा जिताने में लगा हुआ पार्टी उम्मीदवार को, दूसरा हराने में लगा हुआ। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कांग्रेस 2 टुकड़ों में और भारतीय जनता पार्टी 2 टुकड़ों में चुनाव लड़ रही है। रही बात प्रदेश की सरकार की और दिल्ली की सरकार की, एक लुंज पुंज सरकार है, दूसरी पुंज लुंज सरकार है, कोई विशेष फर्क नहीं है। 2 साल का कार्यकाल चाहे दिल्ली की सरकार का हो, चाहे 2.5 साल का कार्यकाल राजस्थान की सरकार का हो, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग, अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति का जो विश्वास सरकार को जीतना चाहिए था, वो सरकार जीतने में कामयाब नहीं हुई। और हमें वरुण जी जैसे लोग जो वोट कटाऊ नेता कहते हैं, उनको उनकी सोच मुबारक, पर इस बात को पूरा प्रदेश जानता है कि आज कांग्रेस भी 2 धड़ों में बिखरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी 2 धड़ों में बिखरी हुई है। मेरी इस बात को आप तय मान लेना, ये चुनाव बड़ा रोमांचक बनने वाला है। त्रिकोणीय चुनाव होंगे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कांग्रेस और भाजपा की तरह कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, पर प्रदेश की राजनीति में ये तीनों बाई इलेक्शन बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से अपनी ताल ठोक रही है।
ठीक है। अब राखी राठौड़ मैडम मुझे बताइए कि जो अभी बात हो रही थी कि कैंडिडेट के सिलेक्शन की और भीतरगात की और बाकी सब चीज़ों की, इस तरह की खबरें हैं कि राजसमंद में आपने किरण माहेश्वरी जी की जो सुपुत्री हैं उनको टिकट दिया। इस बात से गुलाबचंद कटारिया नाराज हैं। गुलाबचंद कटारिया के एक परम शिष्य हैं सुरेश जोशी, उन्होंने आज वहाँ नामांकन भी भर दिया है। इसी तरह से सहाड़ा में आप 1 महीने पहले ज्वाइन किसी और को कराते हैं और टिकट किसी और को दे देते हैं। नतीजतन वो व्यक्ति भी बागी होकर चुनाव मैदान में है। ऐसा कहा जा रहा है कि चूरू में, सुजानगढ़ में जो आपके अधिकृत उम्मीदवार हैं वो कस्बा गुट के हैं, तो वहाँ पर भी पूरी पार्टी को एकजुट होकर के हम उम्मीद नहीं लगाएं कि देखेंगे चुनाव लड़ते हुए। तो क्या इस तरह की चिंताओं के बावजूद आप ये उम्मीद रखती हैं कि आप इतना स्मूथली एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, कोई चुनाव जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और किसी चुनाव को आसान नहीं समझती, ये पक्की बात है, क्योंकि मेहनत हम पूरी उसके लिए करेंगे। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसाइड किया जिन कैंडिडेट्स का, वो कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं और उनके ही माध्यम से इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। आज नामांकन का आखिरी दिन था, अभी हमारे पास समय है और हमारे ही परिवार के लोग हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी जहां पे मनमुटाव की कोई बात होगी, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि होता कुछ नहीं है लेकिन इतना ज्यादा प्रोपेगेट किया जाता है कि उस माहौल को बनाने के लिए, तो इसीलिए उनसे बातचीत करके निश्चित तौर पर जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है भी तो भी उसको खत्म करने का प्रयास जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और हम लोग बिल्कुल एक मुट्ठी होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से स्वर्णिम जी, क्या आप इस बात की जो अभी महिपाल महला कह रहे थे, इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं समझते क्या कि राजसमंद सीट, 2 सीटें तो आपके पास हैं और आपको वहाँ सहानुभूति का भी फायदा मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, लेकिन राजसमंद सीट आपको छीननी है। वहाँ आरएलपी ने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वो आपका नुकसान करता नहीं दिख रहा? नहीं जेपी जी, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो तीनों ही प्रत्याशी हैं वो सार्वजनिक जीवन में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और चुनावी की जो रणनीति है, चुनावी गणित है, इसके सहभागी रहे हैं। आप देखें, जब कैलाश त्रिवेदी जी की पत्नी जरूर चुनाव लड़ी है लेकिन पहले वो प्रधान रह चुकी हैं और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जनसेवा के कार्यों में रही। इसी के साथ में जो मनोज मेघवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पिता का चुनाव संभालते थे, वहां पे क्षेत्र संभालते थे, जनता को संभालते थे। तनसुख जी जो हैं हमारे राजसमंद से जो प्रत्याशी हैं, काफी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जनता की हर सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे। पिछले लंबे 15 वर्ष का उनका अनुभव है और इसी आधार पर हमने आम जनता से राय लेकर के और हमारे कार्यकर्ताओं से राय लेकर के टिकट दिए और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने कार्य किया, हमारी सरकार कार्य करती है, जनहितैषी कार्य किए और जिस तरह से केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं, उसको लिए भाजपा को नकारते हुए कांग्रेस को वहां पे विजयी कह चुके हैं आप। ओम सैनी साहब, ये जो एक सवाल था मेरा शुरू में कि ये नतीजे सिर्फ इन 3 सीटों के नतीजों तक सीमित रहेंगे या राजनीति पर भी कोई और नतीजे लेकर के आएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस नज़रिए से भी सोचा जाना चाहिए या नहीं? ओम सैनी साहब, जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो 3 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें मुद्दा होना चाहिए था किसान, और मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी और आपके बढ़ते हुए दाम जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे हैं, उनके बजाय कुछ चर्चाएं बड़ी अजीब किस्म की राजनेता कर रहे हैं। मैंने आज दिन भर राजनेताओं को जब नामांकन के वक्त में सुना तो उनकी बातें कुल मिला के कि जो गठजोड़ हमने बिठाया है उसको विजय हासिल होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। बेनीवाल जी हो, हनुमान जी की बात छोड़ दीजिए, हनुमान जी की राजनीति अलग ही रंग की है, उसमें उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहना, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस ने भी बहुत सोच समझ करके जिस तरीके से ये जो राजसमंद की सीट तय की है, इसमें जो मार्बल का व्यवसाय करने वाले और मार्बल एसोसिएशन के जो अभी पैटर्न है उनको उन्होंने जगह दी है। साथ साथ में ऐसा तो कुछ है नहीं कि उस किसान को जगह दी है जो परेशान हो रहा है। ऐसे ही मनोज जी जो भवनलाल जी के पुत्र हैं, नमक का बहुत बड़ा उद्योग चलाते हैं, उनको टिकट दिया। ऐसे गायत्री देवी है, तो सहानुभूति का लाभ मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो कांग्रेस जिस चीज़ से पहचानी जाती थी कि वो ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिनका ताल्लुक जमीनी लोगों के साथ में है, तब भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का दावा करती है उनको भी ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन कुल मिला करके ऐसी ये जुगाड़ किया जा रहा कि हमें विजय हासिल हो जाए। अब ऐसी जब यथास्थिति की सिलसिला है तो उसके बाद में जो वोटों का बेहतर तरीके से जुगाड़ कर सकेगा वही विजय होगा। दृष्टि होनी चाहिए थी इस वक्त वो जो कि किसान की चर्चा है या डीजल और पेट्रोल की महंगाई की चर्चा है या बेरोजगारी की चर्चा है, उस पर तो चर्चा हो ही नहीं रही। कोरोना ठीक है, कोरोना ने बहुत संकट दिए राजस्थान को और राजस्थान की सरकार ने उसको जिस तरीके से निपटा है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तत्काल बीजेपी के लोग उसकी आलोचना करने लग जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हो
ये जब तक होगा, जब तक तो मुझे लगता है यही कि जुगाड़ से जो चीजें निकलेंगी उसी का नतीजा आएगा। राष्ट्रीय राजनीति का कोई प्रभाव मुझे इस चुनाव में नजर आता दिख नहीं रहा है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी पे नाराजगी के स्वर हैं, उनको मनाने का, उनको एक करने का एक सिलसिला किया है। तो मुझे कांग्रेस का तो आज बड़ा विजिबल लग रहा था, बीजेपी का मुझे उस तरीके से लगा नहीं है। अब क्या नतीजे निकलेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। अभी कुछ कहने का मतलब तो होगा कि मैं इस पार्टी पे बोल गया, मैं उस पार्टी पे बोल गया। कोशिश हुई है निश्चित रूप से। चलिए ठीक है सर, 30 मार्च है आज, अभी 2 मई को नतीजे आएंगे, तब तक जो महत्वपूर्ण पड़ाव आएंगे तब तक हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इतना ही, नमस्कार। हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट।